अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप जो है इल्म की दुनिया के लाइव लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपकी वो प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो भी रही हैं, मुझे इस बात का यकीन भी है। और साथ साथ मैं आपको रोज़ कहता हूँ, आप अपने जो लाइव क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ हमारे साथ शेयर किया करें, आप अपने क्वेश्चंस पूछा करें। जो भी किसी किस्म का कोई इशू हो वो आप जैसे ही मुझे लाइव पूछते रहते हैं, मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है आपको उसका रिस्पॉन्ड करूं और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है वो कवर करूं। सो आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पूछने जब आप लिख रहे होते हैं तो पहले अपना नेम और सिटी का नेम मेंशन करें, फिर आप क्वेश्चन पूछें तो वो एक रेलिवेंट ज़रा बात हो जाती है, आपका नाम भी जो है वो हाईलाइट हो जाता है। फिर आज चूंकि हम जैसे एक्सरसाइज नंबर 4.1 से 4.3 डिस्कस करने जा रहे हैं, सो अभी से आपने मुझे बताना शुरू कर देना है कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस को हाईलाइट करूं जो आपको इश्यूज कर रहे हैं। अदरवाइज फिर मैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपके उस क्वेश्चन की तरफ आपको लेके आऊँगा। सो ये बात है। सो क्वेश्चन साथ साथ पूछते रहें और इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कल जैसे मैंने आपको बताया था 1:15 पे मैं ज़रूर आऊँगा, घंटी बजाऊँगा। आज मैं आ गया और डिस्कशन आज हमारी होगी 4.1 से 3। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ये वीडियोस, उनको बताएं कि ये लेक्चर सीरीज़ जारी है और अकेडमीज़ का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। लाइव होती है क्लासेस, तो आज आप देख रहे हैं हम आपको लाइव भी पढ़ा रहे हैं। सो बच्चों, डिस्कशन करते हैं अब हम अपने चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 4 जो कि इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री है। अब ये इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री की तरफ डिस्कस जब बच्चों हम करते हैं, सो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब बेसिकली एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पढ़ेंगे इसके अंदर। और स्पेशली मैं अगर इसमें आपको एक बात बताऊं तो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर पूरी डिस्कशन है। ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्कशन है जो चैप्टर 4 के अंदर चलेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, मैं प्रूफ इसके मौजूद है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें आपको वो बता दिया जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे दो तरह के इस चैप्टर में हम डिस्टेंसेस पढ़ेंगे। सो डिस्टेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स, सो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये है डिस्टेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास है डिस्टेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों हमें पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले में आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो उसका जो मिड पॉइंट है वो आप फाइंड करते हैं सम ऑफ एब्सिसास डिवाइडेड बाय 2 और सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो मेरे पास आ गया कि एब्सिसास और ऑर्डिनेट का डिवीजन जो है वो आपके सामने आ गया। ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो जो इसमें यूज होनी है बातें वो मैं पहले बता दूं। नंबर 3 पे ये तो हमारे पास डिस्टेंस और मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बच्चों जो इसमें डिस्कशन आएगी वो आएगी कि आपके कुछ पॉइंट्स हैं और आपने ये बताना है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। सो बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पर लाई करें, ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सो बच्चों, कोलिनियर पॉइंट की जानिब जब जाते हैं तो इसकी कंडीशन क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन मेरे बच्चों ये है, condition of collinear points which is x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अगर बच्चों ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो आप कहते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इसके बाद जो फोर्थ वन फॉर्मूला यूज होगा, चार फॉर्मूलों के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। फोर्थ होगा उसके मुतल्लिक बात करते हैं जो कि रेशो फॉर्मूला टाइप की कोई बात है। इसमें बच्चों क्या है, कोई आपने एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वल्स होगा k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट हो गया। इससे मुराद क्या ली जाती है? बेसिकली बच्चों मैं ये कहता हूँ कि कोई एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन सेगमेंट AB को, जो कि इसका पॉइंट x1 y1 है और ये है x2 y2,
इस लाइन सेगमेंट को K1 रेशो K2 के साथ कट करता है, तो आपने बताना है ये P ऑफ एक्स वाई पॉइंट क्या है। सो ये P ऑफ एक्स वाई जो है वो ये पॉइंट बनेगा आपका जो आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेन द P इज इन इंटरनल टच, जब P आपका इंटरनल टच के अंदर आता है तो ये सिचुएशन है हमारे पास। उसके बाद अगर ये P एज एक्सटर्नल टच बन जाए, एक्सटर्नली भी टच करे इसको, तो जब एक्सटर्नल टच में जाएगा तो इसके दरमियान माइनस के साइंस आ जाएंगे, उसमें ये P A और B से बाहर वाली साइड पे होगा कहीं। सो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल टच के ऊपर ये डिस्कशन है। तो ये तो डिस्कशन थी इनके फॉर्मूलाज की। अब कुछ शेप्स को भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मेरी कोशिश होती है जैसे जैसे आप साथ साथ सवाल पूछें तो मैं आपके क्वेश्चंस को साथ साथ भी डिस्कस करूं, ताकि बाद में फिर इतना टाइम नहीं होता कि उन सारी चीजों को मैनेज करना, लेकिन बाद में आपके नाम के साथ मैं उन चीजों को जरूर डिस्कस करता हूं। अब यहाँ पे जो मुझे कुछ बातें नजर आ रही हैं उसमें आइसोसेलेस के बारे में पूछा गया, कोलिनियर और क्वाड्रिलेटरल को एक्सप्लेन कर दें, तो इसका मैं बता दूंगा। बाद में मैं आपके नाम भी बताऊंगा ये सवाल किन लोगों ने पूछे। अच्छा बच्चों, मैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूं कि ये कोलिनियर क्या होता है। तो कोलिनियर तो डिस्कस हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स आपको पता लग गया कि द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। और उनकी कंडीशन चेक करने की क्या है, वो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस डिटरमिनेंट में पुट करने और रिजल्ट को 0 के इक्वल रख दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो इन क्वेश्चंस को आपने ऑब्वियसली खुद करना है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं इसके बारे में कि ये किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर आपने पूछा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एनी पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स आइदर इट इज इक्वल और नॉट इक्वल। बेसिकली आपने देखी शेप्स देखी जिसमें ट्रायंगल देखी, एक पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स हैं, आपने रेक्टेंगल देखी जिसमें 4 साइड्स हैं, आपके पास स्क्वायर है जिसमें जो है 4 साइड्स आ जाती हैं, रोम्बस है जिसमें 4 साइड्स आ जाती हैं, ट्रापेजियम है जिसमें 4 साइड्स आ जाती हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होती है बच्चे, ये भी एक 4 साइडेड पॉलीगॉन है। लेकिन 4 साइडेड पॉलीगॉन कौन सी, देखें जब मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा तो आपके जहन के अंदर आएगा इसकी आमने सामने वाली दो साइड्स इक्वल आ गई। पैरेललोग्राम की बात करूंगा, इन दो की स्लोप के इक्वल, मतलब वो इक्वलिटी में आ गई। स्क्वायर की बात करूंगा आप कहेंगे चारों साइड्स उसकी इक्वल आ गई। रोम्बस, जो कि आपके लिए शायद एक नया नाम होगा लेकिन इसका क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो रोम्बस क्या होती है, ये जिस तरह पतंग आप देखते हैं, तो पतंग एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसको उसके एंगल से वेरिएट कर दिया जाता है। यानी कि आप एक स्क्वायर देखते हैं ना, तो ये स्क्वायर आपके पास जिसकी चारों साइड्स मेरा बच्चा इक्वल होती हैं। लेकिन जो रोम्बस होती है, आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि 4 इक्वल साइड्स की आप छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काट लें, लकड़ी की पट्टियां सी ले लें, उन चारों को आप ज्वाइन करें, एक स्क्वायर बन जाएगी। फिर आप उसको थोड़ा लूज कर लें, जब आप लूज करेंगे तो उसकी शेप को आप आगे पीछे ऐसे हिला सकते हैं। जब आप हिलाएंगे तो उसकी जो लेंथ ऑफ साइड है वो तो सेम रही है, इसलिए मैंने लकड़ी कहा है जो कि चेंज नहीं हो सकती। तो जो लेंथ ऑफ साइड है वो तो चेंज नहीं चेंज होगी, बट उसके एंगल्स में वेरिएशन आ जाएगी। सो एंगल्स में वेरिएशन आने के बाद वो आपके पास जो शेप बनेगी वो रोम्बस बन जाएगी। इसी तरह जब आइसोसेलेस की बात करते हैं तो बच्चे वो एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। A triangle having 2 sides are equal is called isosceles triangle। और ये तो इनके जवाबात हो गए। इसके साथ साथ बच्चे मैं जो है, ठीक है, अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और फिर आपकी जो साथ क्वेश्चंस को भी मैं देखता रहूंगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चंस भी साथ साथ मैं हाईलाइट करता जाऊं। ओके जी, एक सवाल ही पूछा गया कि 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 को भी और 15 को एक्सप्लेन करना है। सो पहले क्वेश्चन नंबर में 1 2 3 का थोड़ा आइडिया देता चलूं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो बच्चे आपने सिर्फ यही बताना है कि इसकी पोजीशंस क्या हैं। लेट्स से दैट पहला सवाल है x ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें x ग्रेटर देन 0 उसकी राइट साइड पे आ रहा है तो राइट हाफ प्लेन है। अगर x लेस देन 0 है तो वो लेफ्ट हाफ प्लेन है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये सारी बातें आपके लिए इजी है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने कहा डिस्टेंस फाइंड करें और मिड पॉइंट फाइंड करें। सो डिस्टेंस और मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा, आपने उससे इसको सॉल्व कर देना है। 4 की जानिब चलता हूं जिसमें उसने कहा है कि ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। सो बच्चों आपने AB BC CA तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। अगर तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद कोई 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, मतलब
पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट है, आपने आइसोसेलेस प्रूव करना है, जैसे बच्चे ने सवाल पूछा। सो बच्चे इसमें आपने तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करने और सिर्फ ये चेक करना है कि कोई दो डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने ये प्रूव करना है कि ये चार वर्टिसेस किसी पैरेललोग्राम के हैं, तो पैरेललोग्राम के हैं तो आपकी जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम आने चाहिए आमने सामने के। और उसने कहा कि ये क्या पैरेललोग्राम स्क्वायर है, तो अगर चारों इक्वल आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आप स्क्वायर की जानिब मूव करेंगे, लेकिन जब आप स्क्वायर की जानिब मूव करते हैं तो उनके डायगोनल्स जो होते हैं वो भी उनके इक्वल होने चाहिए। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर बच्चे ने पूछा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 को करना है हमने, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं आइडिया देता हूं इसके बारे में भी आपको। कहते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और उसके वर्टिसेस, लेट्स से दैट मैं ये कह देता हूं ये A है, इधर B है और इधर C है। इसके मिड पॉइंट्स आपको बता दिए गए, ये मिड पॉइंट्स दे दिए गए आपको। इसको हम D, E और F का नाम दे देते हैं। जो D मिड पॉइंट आपको दिया गया है मेरा बच्चा वो है 1 -1 और फिर नेक्स्ट है -4 -3 और नेक्स्ट पॉइंट जो F है बच्चे वो है -1 और 1। ये तीन पॉइंट्स है। कहता है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को आपने जो है वो बताना है। सो बच्चे लेट आप वर्टिसेस लेट कर लें, x1 y1 a के, b ऑफ x2 y2 लेट कर लें एंड c ऑफ x3 y3 लेट कर लें। अब ये सिंपल काम है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आगे आप इसको कीजिएगा। आपको पता है कि एज d इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, d जो है वो AB का मिड पॉइंट है। सो आप लिख देंगे d ऑफ -1 एंड 1 एंड -1 दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों का अगर मिड पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट्स को सम करें, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है मेरे पास। सो बच्चों ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2, तो 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 विच इज नंबर 1, और ये आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 ओवर 2, -2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 विच इज नंबर 2। सो बच्चे इसी तरह E और F के साथ हम प्रोसीड करेंगे और इस प्रोसीडिंग के बाद हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया भी हुआ है, आप वहां से लिंक शेयर हो चुका है, आप उस लिंक से इस क्वेश्चन को कंप्लीट देख भी सकते हैं। अब बच्चों आते हैं मोस्टली जो इस एक्सरसाइज में से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन नंबर जो है 14, 15, 16, 17, 18 वगैरह के बारे में पूछा गया है। सो मैं उन क्वेश्चंस की तरफ आता हूं और आपको आइडिया देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपल आपको कहा गया फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ दिस। आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि इसके जॉइन को ट्राइसेक्ट करेंगे। कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इसके जॉइन को ट्राइसेक्ट करेंगे? मिसाल के तौर पे आपके पास कोई दो पॉइंट्स जो गिवन किए गए -1 और 4, और कोशिश क्या करें x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करके जब आपने इसकी ग्राफिकल शेप देनी है तो कोशिश ये किया करें कि जौन सा पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में है वहीं पे लोकेट कर दें, आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे -1 एंड 4, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पे कहीं आएगा -1 एंड 4, ये आ गया। फिर जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है बच्चे वो उसने कहा है 6 2, तो 6 2 की जानिब जब हम मूव करेंगे यहां कहीं आ जाएगा लेट 6 और इधर कहीं आ जाएगा 2, तो ये मेरा पॉइंट रहा 6 2। सो ये जॉइन बन रहा है यहां इस लाइन को, ये बेसिकली लाइन बन रही है हमारे पास, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अच्छा जी, उसने आपसे ये कहा है कि आपने, अब बेशक इसको आप खत्म करना चाहते हैं x एक्सिस y एक्सिस को तो कर दें, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था इसको जस्ट बनाना। अच्छा जी, ये -1 एंड 4 और 6 और 2 कहता है फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ दिस। अब ट्राइसेक्टिंग, जिस तरह बाइसेक्शन का वर्ड होता है तो इससे मुराद होता है दो इक्वल पार्ट्स, अब ट्राइसेक्शन का वर्ड आएगा तो 3 इक्वल पार्ट्स। तो कितने पॉइंट्स होंगे जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? सो बच्चों वो 2 पॉइंट्स होंगे
लेट्स से दैट एक सी कह देते हैं और एक डी कह देते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं, आप देखें 1 2 और 3, ये आपके पास बाकी के जो एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, तो एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स आपके पास बन गए, ट्राइसेक्ट हो गया। अब है कि जब सी को आपने फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, पहले तो लेट सी एंड डी बी द पॉइंट्स, ये आपके पास वो दो पॉइंट्स हैं trisecting the join of AB, जो कि ए बी के जॉइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। सो टू फाइंड सी, जब आप सी फाइंड करेंगे तो जो रेशो है इसकी K1 रेशो K2, बच्चों वो क्या होगी, देखिए टोटल ये 3 हिस्से हैं, तो जब सी पे आप होंगे तो सी को फाइंड करने के लिए ये ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, तो इधर एक और इधर 2 हिस्से बन गए। सो ये 1:2, मतलब K1 आपका 1 और K2 आपका 2। बच्चे अब सिर्फ आपने क्या करना है, इस के अंदर K1x2 प्लस K2x1 ओवर K1 प्लस K2, इसी तरह K1y2 प्लस K2y1 ओवर K1 प्लस K2, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये है 1 K1 और ये K2, और उसके बाद आपने ये आपका x1 y1, ये x2 y2, और आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब आप D पॉइंट फाइंड करेंगे, ये C हो गया, जब D फाइंड करेंगे तो आपके पास रेशो जो बनेगी ये A, यहाँ पे आपका D और यहाँ पे आपका B, तो ये रेशो बन गई 2:1। सो K1 रेशो K2 इज इक्वल्स टू 2:1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में भी आइडिया देता है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 में वो क्या कहता है। क्वेश्चन 14 में कहता है फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ दिस A एंड -5 and 8, -5 and 8 है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेट्स से दैट -5 and 8 यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट इसका है 5 and 3, ऑब्वियसली नीचे की तरफ मूव करेगा, 5 and 3 लेट्स से दैट यहाँ पे है। तो ये मेरे पास इसका लाइन सेगमेंट बन गया। कहता है फाइंड द पॉइंट्स 3/5 ऑफ द वे अलोंग, वो पॉइंट फाइंड करें जो 3/5 ऑफ द वे अलोंग पे हो ऑफ AB। सो आपने कहना है लेट द पॉइंट C इज एट 3/5, ये आपका 3/5 पे है। अब बच्चों ये 3/5 से क्या मुराद है, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो A से लेके C तक का डिस्टेंस है दैट इज 3/5 ऑफ AB, वो टोटल AB का 3/5 है, 3/5 है, तो ये आ जाएगा 5AC, पहले रेशो और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू 3AB। तो बच्चों ये आ जाएगा 5AC प्लस 3AB, 5AC, और ये जो AB है इस पे अगर आप गौर करें A से B तक, ये बनता है AC प्लस CB, ये आ गया 5AC इज इक्वल्स टू 3AC प्लस 3CB, ये बच्चे आ गया। ये AC का पोर्शन इधर ले आए, -3AC इज इक्वल्स टू 3CB। सो बच्चों ये आ जाएगा 2AC इज इक्वल्स टू 3CB, ये आ जाएगा AC ओवर CB इज इक्वल्स टू 3/2, मतलब AC रेशो CB इज इक्वल्स टू 3/2। सो K1 रेशो K2 मतलब 3/2। लो बच्चों ये है आपका 3/5। वो 3/5 से मुराद उसकी ये है कि अगर उसके टोटल 5 हिस्से बनाए तो थर्ड पोजीशन पे C पड़ा हुआ है, तो अगर 5 हिस्से बनाएंगे थर्ड पे आपको पता है C है, तो 3 हिस्से पहले और 2 बाद में। अक्सर बच्चे 3/5 से मुराद ले लेते हैं 3:5, जो कि ऐसा नहीं है। रेशो आपके सामने है, K1 K2 पॉइंट्स आपके सामने है, ये वाला फॉर्मूला पुट करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। उसके बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में भी अगर कहा तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको जी मैं इसका भी आइडिया दे देता हूं, अच्छा थोड़ा टेक्निकल सवाल है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, अब इसमें भी क्या है, इसमें बेसिकली बच्चों ये है कि उसने कहा है कि दो आपके पास कोई पॉइंट्स हैं A और B, जो कि है एक लेट्स से दैट 1 4 है, 1 4 मेरे पास A पॉइंट है,
और जो दूसरा पॉइंट है वो है 5 6, इधर कहीं मूव कर रहा है, लेट्स 5 6, तो ये इसका जॉइन बन गया। अच्छा जी, सवाल ये है, कहता है कि अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि दैट इज ट्वाइस, वो जो पी पॉइंट आपने फाइंड करना है वो दैट इज ट्वाइस, वो डबल फासले पे है। कौन से डबल फासले पे है? वो डबल डिस्टेंस पे है एज फार फ्रॉम ए एज बी। जिस तरह जितना डिस्टेंस ए से बी का है उतना ही आगे आपका जो है वो डबल डिस्टेंस है। लेट्स से दैट मैं ए से बी ये कर देता हूं, ए से बी है मेरे पास 5 6। अब वो ये कहता है कि जितना डिस्टेंस ए से बी का है उससे डबल डिस्टेंस ए से पी का है। एक तो ये बात क्लियर होगी, मतलब अगर ए से बी 2 मीटर है तो ए से पी 4 मीटर है। ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। अब वो कहता है पहले पार्ट में ऑन द सेम साइड ऑफ ए एंड बी डज, वो जो पी पॉइंट है वो उसी साइड पे आ रहा है जिस साइड पे ए और बी आते हैं। तो ये ए और बी मतलब इसी साइड पे आगे कहीं आएगा आपके पास पॉइंट पी। ये मुझे फाइंड करना है। सो बच्चों आप सोच रहे होंगे मैंने जितना डिस्टेंस ये था इतना ही आगे बना दिया। अब देखिए डबल करना है ना, मैंने ए से पी का तो डबल करना चाहिए था। सो ए से बी ये डिस्टेंस था, अब मैंने बी से उतना ही आगे बढ़ाया जब, तो ऑब्वियसली ये ए से पी का जो डिस्टेंस था वो ए से बी से डबल हो गया। ये देखें ए से बी फर्ज करें इतना है तो ए से पी उसका डबल आपको नजर आ रहा है, पी उससे डबल डिस्टेंस पे आगे चला गया। सो इस सिचुएशन में बच्चों जो रेशो बन रही है वो 1:1 बन रही है। 1:1 कैसे बन रही है? इस तरह 1:1 बन रही है बच्चे कि इधर आपके पास ए से बी, ये बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड पी। सो बी जो है वो ए और पी का मिड पॉइंट बन गया। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही जस्ट आप लगा दें एज B इज द मिड पॉइंट। यहां पे B जो है वो मिड पॉइंट है, एज B इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। B जो है बच्चों वो आपके पास मिड पॉइंट है। सो 5 6 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट फॉर्मूले के मुताबिक 1 + x/2 और 4 + y/2। इसको कंपेयर कर ले और x और y की वैल्यूज को बता दे। फिर बच्चे आप देखिएगा इसका जो दूसरा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए एंड बी डज। फर्ज करें ये है मेरे पास ए बी और अपोजिट मतलब ये इधर आएगा। तो अब देखें ये पी पॉइंट है। सो बच्चों अब रेशो बनेगी 2:1। अब 2:1 कैसे आ गई? जब मैं ऑन द सेम साइड था तो जितना ए से बी था तो ए से बी भी तो बीच में शामिल होना था ना ए से पी तक जाने के लिए। लेकिन अब जब मैं ए से बैक साइड पे आऊंगा तो फर्ज करें ये इतना 1 है तो इधर वो उसका 2 डिस्टेंस ए से 2 पे लेके जाना है आपने। सो ये 2:1 सेम आपका वही तरीका कार K1:K2 से आपने इसको सॉल्व कर देना है, लेकिन एक्सटर्नल टच की वजह से नेगेटिव साइन आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो दरमियान में पॉइंट है इसको आप लेफ्ट पे रख लें और इसको सॉल्व करके आप उसको बता सकते हैं। ओके बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको आप कर सकते हैं। फिर बच्चों ने क्वेश्चन नंबर जो पूछा है, ये बच्चों ने सवाल पूछा है जी 16 17 के बारे में। तो 16 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये उसने पूछा है आपसे कि फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। एक ट्रायंगल बनाए, ये एक ट्रायंगल है, ये एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है इसके वर्टिसेस से। लेट्स से दैट इसको O कह दें, ये A B C। तो आपके पास गिवन है OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। सो इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे तो पॉइंट्स गिवन है, इसको आप H के या XY कुछ भी सपोज कर लें। ये डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला, फिर दो को इक्वल रखेंगे तो वहां से H के में आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी। उन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एच के की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसने कहा ऑल्सो फाइंड द रेडियस। सो बच्चों रेडियस फाइंड करने के लिए किसी एक को ए और बी और सी में किसी एक में पुट करें तो उसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कहा गया कि आपने इन सेंटर फाइंड करना है इसका। तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला है ax1 by1 प्लस cz जो आपके पास आ जाएगा ax1 बी एक्स2 सी एक्स3 इस तरह से,
ओवर ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ये आ जाएगा ay1 by2 cy3 ओवर a प्लस बी प्लस सी। अब ये यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 का तो हमें पता चल गया, लेकिन बच्चों सवाल ये है कि हमें ये a b c क्या है। सो बच्चों अगर a b c को आप चेक करना चाहते हैं, ये फर्ज करें a, ये b और ये c। आपको पता है कैपिटल A क्या होता है कि अपोजिट साइड पे स्मॉल a, कैपिटल B की अपोजिट साइड पे स्मॉल b, कैपिटल C की अपोजिट साइड पे स्मॉल c। इसका मतलब हुआ कि अगर आप ये BC डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो A के इक्वल है, AC डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो B के इक्वल है, और BA या AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो C के इक्वल है। सो ये आपने तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करके इसमें वैल्यू को पुट करना है। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। फैसलाबाद से बच्चों ने सवाल पूछा आयत और मैमूना ने कि जी हमें आखिरी क्वेश्चन इसका कर दीजिएगा। सो बच्चों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। कोई दो लाइन सेगमेंट है आपका, a ऑफ x1 y1 b ऑफ x2 y2। ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं। अब इन दो पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, और इसके दरमियान फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों जितने आपने इक्वल पार्ट्स होने हैं, पॉइंट उससे एक कम होता है। जैसे ट्राइसेक्टिंग पे 2 पॉइंट्स, बाइसेक्टिंग पे 1 पॉइंट होगा। सो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। P यहां पे आ जाएगा, Q और यहां पे आ जाएगा R। सो ये 3 पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। सो आपने क्या कह दिया, लेट P, Q and R be the points which divide, जो कि इसको डिवाइड करेगा, the line segment AB into 4 equal parts। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये आ गया। सो बच्चों दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो ये है कि आपको ये पता है कि जब आप P पॉइंट फाइंड करेंगे तो इधर रेशो 1 और इधर 3 हो जाएगी, तो P पॉइंट आ जाएगा। Q पॉइंट फाइंड करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला 2/2 रेशो बन जाएगी, 2 इधर, मतलब वो आप उससे कर देंगे। R पॉइंट फाइंड करेंगे तो इधर रेशो 3 और इधर 1 हो जाएगी। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि सबसे पहले आप Q पॉइंट फाइंड कर लें। Q पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। वो A और B का मिड पॉइंट है। Q इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ A B। ये A B का मिड पॉइंट है। सो बड़ा सिंपल सा, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। एक तो ये वैल्यू आ गई Q पॉइंट की। अब Q आने के बाद P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। तो फिर इन दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें। P इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। ये A और Q का मिड पॉइंट है। ओके बच्चों, A और Q का जो मिड पॉइंट है, P इज इक्वल्स टू इधर से x1 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट जो कि क्या बन रहा है, x1 प्लस x2 ओवर 2, और सब को 2 पे डिवाइड कर दें, कॉमा y1 और इसका y1 प्लस y2 ओवर 2 और सबको 2 पे डिवाइड कर दें। ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। सो बच्चों ये आ जाएगा 2x1 प्लस x2 ओवर 4, 2y1 प्लस y2 ओवर 4। ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x1 प्लस x2 ओवर 4, 3y1 प्लस y2 ओवर 4। सो बच्चों अगर आप गौर करें तो जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जब आपने P पॉइंट फाइंड करना है तो 1 रेशो इधर 3 इधर, तो आप देख लें 3x1 प्लस 1x2, तो सेम इसके मुताबिक ये बात आ जाएगी। इसी तरह आपने R पॉइंट फाइंड करना है, तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। सो बच्चों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की जानिब। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2 की जानिब मूव करने से पहले मैं फिर आपको एक बात याद करवाता जाऊं कि हम आपके लिए एक बिलौस खिदमत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस टाइम बेसिकली मैं कहां पे होता हूं और कहां से यहां तक आप पहुंचता हूं।
और पहुंच के लेक्चर दे के मैंने वापस अपनी पोजीशन पे जाना होता है। तो इस शॉर्ट टाइम के अंदर जितना हो सकती है हम आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, और आपसे अपील है सिर्फ दुआओं की, हमारे लिए दुआएं करें ज्यादा से ज्यादा। और एज वेल एज इल्म की दुनिया चूंकि आपके लिए ये सारी एफर्ट्स बरूए कार ला रहा है, उनकी एफर्ट्स हैं, उनकी स्ट्रगल्स हैं, उनकी मेहनत है, हम साथ उनके वर्किंग कर रहे हैं। तो उनके भी आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों को बताएं, उनको कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए बेनिफिट्स को हासिल करें। और मुझसे आप साथ साथ क्वेश्चंस पूछते रहें और क्वेश्चंस का फीडबैक देते रहें। जो बात समझ आई उसका भी, जो बात नहीं समझ आई ओपनली, मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, मैं आपके किसी मैसेज को नेगेटिव नहीं लूंगा। आप मुझे बताएं इस बात की समझ आई है नहीं आई, इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको पॉजिटिवली ही गाइड किया जाएगा। हम कभी भी किसी कमेंट को नेगेटिव अंदाज से नहीं लेंगे। ये बात आप मेरे एटलीस्ट लेक्चर से शुरू से जानते हैं। अगर कोई गलती होती है मैं आपसे माफी भी मांगता हूं और माजरत भी करता हूं। सो आप कोशिश करें सवाल पूछने की और मुझे फीडबैक देने की, और ये भी कि आपको समझ क्या आ रही है, और ये भी कि क्या मैं पढ़ाने के काबिल हूं या नहीं हूं। आप जो भी समझे आप अपने कमेंट्स में मेरे बारे में भी बताएं कि ये कुछ अच्छा डिस्कस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ये बस टाइम पास ही हो रहा है। एनीवेज बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.2 ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस और रोटेशन ऑफ द एक्सिस, ये टॉपिक्स के लिंक्स आपको शेयर कर दिए गए हैं। उन लिंक्स को जरूर देखिएगा, वहां पे आपको ट्रांसलेशन और रोटेशन की बात की जाएगी। मुझसे जो मोस्टली बच्चों ने सवाल पूछे हुए हैं वो कहा हुआ है जी 4.2 है, इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करवाना है। तो थर्ड और फोर्थ में बच्चों मैं आपको बता दूं कि थर्ड क्वेश्चन में स्पेशली जो बच्चे पूछ रहे हैं वो है फोर्थ पार्ट, और फिर फोर्थ क्वेश्चन में से भी कोई एक आध पार्ट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। इस क्वेश्चन को बच्चों जब आप देखते हैं थोड़ा बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। 15 10 पॉइंट है और थीटा इज इक्वल्स टू r tan 1/3। अब यहां से आपको बताते चलूं, कुछ बुक्स हैं जिसने इसको 1/√3 लिखा। तो जब 1/√3 होगा तो फिर तो सीधी सी बात है, आर्क tan का मतलब होता है tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 मतलब 30 डिग्री। तो जो ऊपर क्वेश्चन बाकी के 3 पार्ट्स हैं ये बिल्कुल वैसा बन जाएगा, और बाकी तो सिर्फ आपने एक्स वाई की और थीटा की वैल्यूज पुट करनी है जो रोटेशन का फॉर्मूला है उसके अंदर। सो अब हम इसको 1/3 के साथ ही करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं 1/3 के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक्चुअली फाइंड क्या करना चाहते हैं। कैपिटल एक्स वाई में हमें इन वैल्यूज को फाइंड करना है। कैपिटल एक्स मेरे पास होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई जो बच्चों हमारे पास होता है वो होता है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। अब ये हमने देखना होता है कि जो हमसे बात पूछी जा रही है वो कैपिटल एक्स वाई डिमांड किया जा रहा है या स्मॉल एक्स वाई डिमांड किया जा रहा है। सो बच्चों कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल यहां पे उसने स्टार्ट में क्वेश्चन में बताया द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आर रोटेटेड अबाउट दिस, फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो आपने कैपिटल एक्स वाई फाइंड करना है। ये आपके पास सिचुएशन है, थीटा आपके पास tan इनवर्स 1/3 है। अगर आप वैसे tan इनवर्स 1/3 को कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स में आंसर आएगा जो कि आपको कहेंगे कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो इसको हम कैसे डील करें, आप उसको बताएंगे एज थीटा इज इक्वल्स टू है r tan 1/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1/3, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू है 1/3। अब बच्चों ये है tan थीटा की वैल्यू। आपको मेथोडोलॉजी का पता है। फर्ज करें मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको 1 इसको 3 रख लेता हूं। ये मेरे पास जो भी है ABC, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। तो बच्चों इसमें अगर मैं यहां से फाइंड कर लूं इस हाइट की वैल्यू को, मिसाल के तौर पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, लेट्स से दैट ये C है, ये B है, ये A है, तो ये आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा, क्या बन जाएगा जी हमारे पास 1/3 है तो ये हो जाएगा 9 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
और c इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 आ गया। सो बच्चों अगर मैं डायरेक्ट यहां से वैल्यू ही साइन थीटा कॉस थीटा की निकाल लूं तो इसमें रिप्लेस करेंगे और हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो साइन थीटा क्या होता है यहां के मुताबिक a ओवर c परपेंडिकुलर ओवर हाइट, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है और c मेरे पास है स्क्वायर रूट 10। इसी तरह जब मैं cos थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो वो आ जाएगा b ओवर c which is 3 बाय स्क्वायर रूट 10। सो बच्चों अब मैं इन वैल्यूज को इसमें रिप्लेस करूंगा और अपने फाइनल आंसर की तरफ आ जाऊंगा। स्मॉल x दिया हुआ है 15 और cos थीटा है मेरे पास 3 बाय स्क्वायर रूट 10 प्लस y दिया हुआ है मुझे 10 और साइन थीटा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। ये आ जाएगा कैपिटल X 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 ले लें कॉमन, ये आ जाएगा 45 प्लस 10, ये हो गया, तो ये आ गया 55 ओवर स्क्वायर रूट 10, ये तो आ गया कैपिटल X। सो कैपिटल Y की तरफ मूव करते हैं। स्मॉल y है मेरे पास 10 और साथ cos थीटा है मेरे पास, cos थीटा की बच्चों वैल्यू है 3 बाय स्क्वायर रूट 10 माइनस x है मेरे पास बच्चों यहाँ पे 15 और साथ है साइन थीटा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। सो बच्चों ये आ जाएगा 30 माइनस 15 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 ले लें कॉमन, मतलब 15 ओवर स्क्वायर रूट 10। सो ये आपके पास कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यूज आ गई। ओके जी, ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 3। और जब आप क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं तो इन्हीं के अंदर आपने कैपिटल X Y की वैल्यूज को पुट करना है, थीटा की वैल्यू को पुट करना है और आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में हुए कामयाब। बाकी इसके क्वेश्चंस का लिंक शेयर कर दिया गया है, आप अपना उन क्वेश्चंस वहां से भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी आज के लेक्चर की लास्ट और इंतहाई इंपॉर्टेंट और लेंथी तरीन एक्सरसाइज के ऊपर। इस एक्सरसाइज की जानिब जब हम मूव करते हैं तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में हमारे पास स्लोप्स के ऊपर डिस्कशन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्कशन है, फिर इसका डिस्टेंस है, तो इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और आपके क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर से। जी, मैं अगर उसी के मुताबिक थोड़ा सा मूव करूं कि आप क्या करवा देंगे। ओके, पहले तो मैं स्लोप को बता दूं, थोड़ा सा आइडिया देके फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। बच्चों 2 पॉइंट जो स्लोप का फॉर्मूला है वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये स्लोप का। इसकी डिटेल लेक्चर्स आपका लिंक मौजूद है, वहां से आप देखें। इसके ऊपर तकरीबन कोई 6-7 लेक्चर्स बने हुए हैं 4.3 के ऊपर, उस सब का लिंक जो आपको शेयर कर दिया गया होगा। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। अब स्लोप एक्चुअली क्या है, एक इंक्लिनेशन, एक इंक्लाइंड प्लेन में आप जब चलते हैं तो राइज ओवर रन को एक्चुअली स्लोप कहते हैं। सो राइज ओवर रन में बच्चों आप इस स्लोप को डिस्कस करते हैं तो इसके जो पहले आपके पास 8 सवाल हैं, पहले 8 क्वेश्चन में कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने स्लोप ही फाइंड करनी है। तो बच्चों आपने स्लोप को ही डिस्कस करना है इसके अंदर। आप पहले क्वेश्चन में देखें 2 पॉइंट्स दिए गए x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज को रिप्लेस करें और उसको फाइंड कर दें। अब इसमें इंक्लिनेशन भी पूछा गया। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहता हूं लेट्स से दैट x1 y1 मुझे एक पॉइंट दिया गया है 3 2 और 3 माइनस 2 और x2 y2 जो पॉइंट गिवन है वो बच्चों है मेरे पास 2 7, तो 2 7। अब आपको फर्ज करें कह दिया गया कि जी इसकी स्लोप फाइंड करें। सो बच्चों ये x1 y1 ये x2 y2 इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस इंटू माइनस 2 और x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 7 प्लस ये आ जाएगा 2 और ये बच्चों आ जाएगा माइनस 1। सो इसकी स्लोप आ जाएगी माइनस 9, ये तो आ गई स्लोप। ऑल्सो फाइंड एन इंक्लिनेशन। जब इंक्लिनेशन की बात आए तो आपको पता है कि जो m है ये tan अल्फा के इक्वल है। सो बच्चों m इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दें -9 और अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -9। अब आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कीजिएगा, आंसर आएगा नेगेटिव। लेकिन इंक्लिनेशन जो होता है नेगेटिव नहीं होता, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
एक एंगल होता है आपके पास, तो आपने जो आंसर आ जाए उस 180 में से माइनस करके लिखना है। इसने पर्टिकुलरली ये सवाल सिलेक्ट किया था यहाँ से। सो बाकी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आपने स्लोप्स की मदद से ये बताना है पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो बच्चों स्लोप्स की मदद से अगर आप ये बताना चाहते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो जस्ट स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल आ गई तो पॉइंट्स कोलिनियर, अदरवाइज ये सिलसिला कोलिनियर में नहीं होता। तो स्लोप्स के बाद अब बच्चों में आता हूं जरा एक सवाल मैं अभी देख रहा हूं कि स्लोप को डिस्कस करना था। सो बच्चे स्लोप का थोड़ा बहुत आइडिया तो मैंने दे दिया। स्लोप एक्चुअली क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस। स्टीपनेस कहते हैं रेशो ऑफ राइज ओवर रन को। मतलब आपके पास ये एक राइज है और ये रन है, तो राइज ओवर रन की जो रेशो बनेगी, राइज ओवर रन, इसलिए इसको टैन बोलते हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली आपका ऐसा लग रहा है जैसे परपेंडिकुलर ओवर बेस की बात हो रही है, तो इसलिए इसको आप राइज ओवर रन बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब एक लाइन को फाइंड करने की जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस के ऊपर। अब बच्चों इसमें जो आपके पास नंबर 1 जो टाइप है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है ये आपके पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इससे मुराद क्या है, ये एक लाइन है, ये यहाँ पे y इंटरसेप्ट पे कट करती है और इस लाइन की स्लोप m है। सो ये जो इसकी का फॉर्मेट हो गया। फिर है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब बच्चों ये पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आपकी इस एक्सरसाइज के 80% से ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होती है। सो आप इससे क्या मुराद लेते हैं, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई लाइन है, हमें ये नहीं पता कि वो y एक्सिस को कट कहां पे करती हैं, हमें बस ये पता है कि वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, x1 y1 में से, और उसकी स्लोप m है। तो सबसे ज्यादा सवाल इसके हैं। उसके बाद है नंबर 3 सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब सिमेट्रिक फॉर्म बच्चों इसी से ही बनाई जाती है, इससे y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह पे आप लिख लें tan अल्फा, क्योंकि m स्लोप और स्लोप tan अल्फा की इक्वल होती है। ये आ गया x माइनस x1, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर cos अल्फा x माइनस x1, और ये आ जाएगा y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा, और ये बच्चों आ जाएगा x माइनस x1 ओवर cos अल्फा। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसमें कोई ना कोई एंगल दे दिया जाता है और एक पॉइंट दे दिया जाता है, हमें ये नहीं पता उसकी स्लोप क्या है। सो जब एंगल गिवन हो तो आप tan अल्फा फाइंड करके बेशक यही फॉर्म यूज कर ले। उसके बाद है जो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपके पास क्या होता है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो 2 पॉइंट में बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसको लिख सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं y माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और x माइनस x2। इसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। आखिरी 2 है वो क्वेश्चन करवाते हुए भी मैं बता दूंगा। एक आपके पास है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म और एक आपके पास है नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो 2 इंटरसेप्ट्स और नॉर्मल फॉर्म को हम आगे लेके चलेंगे। अभी हम आते हैं क्वेश्चंस की जानिब और थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट करता चलूं। क्वेश्चन में बच्चों अब आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है इसकी स्लोप क्या है और पॉइंट क्या है। तो स्लोप और पॉइंट के मुताबिक आप उसको जो है उसके मुताबिक लेके चल सकते हैं। पार्ट क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 कहा गया है जी, इसको करवाना है क्वेश्चन 9 का पार्ट 1। अब उसमें बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जो एक हॉरिजेंटल लाइन होती है इसकी स्लोप, चूंकि वो हॉरिजेंटल लाइन है उसका एंगल 0 है और tan 0 हो जाता है, तो हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप 0 है, पॉइंट दिया हुआ है, तो आपने पॉइंट गिवन, स्लोप गिवन, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करें, आपका जवाब आ जाएगा। सेकंड पार्ट उसका है कि वर्टिकल लाइन का एक पास करती है एक पॉइंट में से, तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। सो जब आपने वर्टिकल लाइन की बात करनी है, स्लोप पुट करते हुए अनडिफाइंड को 1 ओवर 0 रख लेना है, 2 ओवर 0, 3 ओवर 0, कुछ भी रख लें। 1 ओवर 0 करेंगे तो x माइनस x1, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस x1 इक्वल्स टू समथिंग, ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सारा है वो आपने करना है।
क्वेश्चन 11 का कहा गया, क्वेश्चन 11 में बच्चों कहा गया फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मैं आपको आइडिया दे देता हूं इसका। क्वेश्चन 11 में बच्चे ये कहा गया है कि कोई एक लाइन है, ये लेट्स ए और बी को ज्वाइन करती है। कहता है कि जी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कि इस ए बी के ज्वाइन के ऊपर है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सो बच्चे आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये चूंकि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो पहले ऐसे करें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करें जो कि बाइसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे हो रहा है। सो ए बी का जो भी मिड पॉइंट आएगा वो आपके सामने। फिर आप स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करें, स्लोप ऑफ ए बी, वो आप यहां से स्लोप ऑफ ए बी हासिल कर लेंगे। स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब आपको ये पॉइंट तो इसका मिल गया जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसी में से पास कर रहा है, लेकिन इसकी स्लोप का नहीं पता। तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बन रही है दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि two lines are said to be perpendicular if their slopes multiplication is equals to -1। सो इस तरह से करने पर आपने बच्चों क्या करना है, इस तरह से करने से स्लोप आ जाएगी और ये आपके पास पॉइंट होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एनीवेज अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक की। ये सारे स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, बच्चे थोड़ा इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का भी कहा गया है, मैं वो भी थोड़ा आइडिया दे दूं। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 6। आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि -4 और 6 में से पास करे, तो बच्चे उसकी -6 में से, और कहता है एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप दिस, और इस लाइन के वो परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप -3/2 है। ठीक हो गया। Find an equation of a line which is passing through this point and perpendicular to the line having slope this। So आपको पॉइंट मिला हुआ है, इसकी स्लोप चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो ये हो जाएगा 2/3 स्लोप, इसकी स्लोप आ जाएगी 2/3, और आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, 15 का के बारे में भी पूछा गया। 15 क्वेश्चन जो है ये बच्चों आपका है जिस तरह वो 7.1 के अंदर एक सवाल है बिल्कुल सेम इसी स्टेटमेंट के साथ। तो क्वाड्रिलेटरल आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने इसको देखना है, ए है, बी है और सी है। कहता है इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इसको आप एफ जी ले लें या कुछ भी ले लें। ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपने प्रूव करना है कि ये जो एफ जी है दैट इज हाफ ऑफ ए बी और इसके पैरेलल भी है। तो एक तो जब आप इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो उसकी जो स्लोप आपने फाइंड करनी है, यानी कि इसकी याद रखें स्लोप ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी के होने चाहिए। तो ये स्लोप सेम आ जाएंगी। उसके बाद आपने एफ जी का डिस्टेंस फाइंड करना है, एफ जी डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर आपने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो ए बी का डिस्टेंस आएगा अगर आप उसको हाफ कर दें तो आपके पास अगर वो वही एफ जी का डिस्टेंस होगा तो ये आपका रिजल्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। यहां क्वेश्चन नंबर 16 से 20 किसी ने नहीं पूछा हुआ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देता हूं और फिर हम इससे आगे की तरफ मूव करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन ये हैं, कुछ एक ही टाइप के सवाल हैं। कहता है कि एक दूध बेचने वाला 560 लीटर दूध जो है वो 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से सेल करता है, 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से सेल करता है दूध। तो आप ऐसे कहें लेट एल डिनोट्स, ये आपका नंबर ऑफ लीटर्स है, नंबर ऑफ लीटर्स, लीटर्स में बात हो गई, और P जो है प्राइस है इसकी। तो पॉइंट्स इस तरह से ले लें L1 P1, ये एक पॉइंट हो जाएगा जो कि कितना है 560 लीटर दूध 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, और जो L2 P2 है ये आपका है 700 लीटर दूध बेचता है वो 12 रुपए के हिसाब से।
तो कहता है कि assuming the graph is straight line, so 2 point distance फॉर्मूला है। आपने 2 point फॉर्मूले में देखा y कोऑर्डिनेट्स से चलते हैं हम y2 minus y1, so इसमें आ जाएगा p2 minus p1 is equals to p2 minus p1 over l2 minus l1, और ये आ जाएगा p minus p1। इसमें आप वैल्यूज पुट करें और बाद में एक और जो प्राइस पुट करके आप बता सकते हैं उससे कितने लीटर दूध जो है वो सेल किया जाएगा। ओके बच्चों, अब आपके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूं कि आपने सवाल जो पूछे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में डिस्कशन करने का कहा गया है जी। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर डिस्कस कर दें। इससे पहले अब मैं एक दो क्वेश्चन इसके और डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 का भी जो है पूछा गया था, मैंने पीछे क्वेश्चंस में देखा, अभी मेरे सामने नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन मैंने देखा, और 27 और 29 के ऊपर बस डिस्कशन कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चे ये कहा गया, ये क्वेश्चन भी मेरे प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है, उसका लिंक शेयर कर दिया गया है। अभी मैं इसका सिर्फ आपको आइडिया दूंगा और लिंक से आप इसका कंप्लीट सवाल देख सकते हैं। कहता है वन वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1 4। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एक वर्टेक्स उसने दे दिया और वो है 1 4। फिर बाकी के 3 वर्टिसेस जो है हमारे पास नहीं है, मैं उसको कह देता हूं ये B है, ये C है और ये D है। उसके बाद फिर क्या गिवन है, इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्ट, ये डायगोनल्स जो हैं इसका इंटरसेक्ट दिया गया 1 2, इसको E कह देते हैं। 1 2 इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्ट है। इसकी एक साइड की स्लोप 1 है और एक साइड की स्लोप -1/7 है। तो कहता है इसके रिमेनिंग वर्टिसेस बताएं। सो बच्चों आपने सबसे पहले C पॉइंट फाइंड करना है। क्यों? E इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, तो यहां से हमें C मिल जाएगा। उसके बाद जब C आ जाएगा फिर स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC फाइंड करें। जब ये दोनों स्लोप्स आएंगे इससे 2 इक्वेशंस बनेंगी और उससे आपके पास B पॉइंट आ जाएगा। फिर इसी तरह मिड पॉइंट B और D का E हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मौजूद है, आप वहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कल भी मुझसे एक बच्चे ने पूछा, तो आज मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा। उसके बारे में ये कहा गया कि जी आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं, ये 2 पॉइंट्स जो हैं आपके पास वो एक ही साइड पे लाई करते हैं या अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। जब आपने किसी पॉइंट को किसी लाइन के साथ रिलेट करना होता है ना, तो आप जस्ट ये देखते हैं, पहले तो सबसे पहला काम y का कोएफिशिएंट उस इक्वेशन में पॉजिटिव बनाएं। y का कोएफिशिएंट उस इक्वेशन में पॉजिटिव बनाने के बाद फिर आपने उस पॉइंट को x1 y1 की जगह पे लोकेट कर देना है। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ गया, अगर मैं एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहा हूं तो वो अबव द लाइन, और अगर उसका आंसर नेगेटिव आ गया तो वो बिलो द लाइन। ये तो एक सिंपल बात हो गई। अब अगर 2 पॉइंट्स देके वो कहता है कि वो एक ही साइड पे लाई करते हैं या अपोजिट साइड पे लाई करते हैं, अगर दोनों का जवाब पॉजिटिव या दोनों का जवाब नेगेटिव आ गया तो वो सेम साइड पे हैं, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो वो अपोजिट साइड पे हैं। सो इसको भी आप देखिएगा कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बस में अब आखिरी 30 के बारे में पूछा गया। 30 पे बच्चे आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये है ax1 plus by1 plus c over a square plus b square, इसका स्क्वायर रूट। सो ax1 y1 पॉइंट आपको 30 में गिवन कर दिया गया, वो है मेरे पास जो 6 - 1, और इक्वेशन जिससे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है वो है 6x - 4y plus 9 is equal to 0। so यहाँ a 6 हो गया, b -4 हो गया, c 9 हो गया, और x1 6 हो गया, x1 is equal to 6, y1 is equal to -1। ये 5 की 5 वैल्यूज इसमें पुट करें और आपके पास इसका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 का एक क्वेश्चन कर दें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 आप मेरा लेक्चर शेयर कर दिया गया है, लिंक उसका दे दिया गया है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर डिस्कशन की हुई है। आप वो क्वेश्चन जो है वो लेक्चर वहां से जरूर देखिएगा। उम्मीद है आज की सारी डिस्कशन आपको समझ आई होगी। आपका बेहद इंटरेस्ट का शुक्रिया। आज देख रहा हूँ माशाल्लाह आज बहुत ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो माजरत, बेसिकली
जितना मैंने मैक्सिमम कोशिश की, मेरे सामने जो आता गया मैं आपको मैक्सिमम आंसर्स देता रहा हूँ, बल्कि ज्यादा कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि साथ साथ पढ़ के आपको साथ साथ जवाब दे दूं, बाद में आपके नाम से आपको बता भी दूंगा कि किसने जो सवाल पूछा। इससे ये होगा कि मैं एट द एंड जो डिस्कशन होगी उसमें, तो फिर आपको पता है कि एट द एंड मैं सिर्फ जल्दी से ये बता सकता हूँ कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं साथ साथ आपको हर सवाल का जवाब देता रहूं। अगर किसी का नहीं हुआ तो माजरत, लिंक्स शेयर कर दिए गए हैं, आप वहां से भी उनके आंसर्स को देख सकते हैं। ओके जी, अब आते हैं आपके लाइव क्वेश्चंस की जानिब। लाइव क्वेश्चन से पहले फिर वही एज यूजुअल मैं रोज आपको कहता हूं कि आप जब सवाल पूछें अपना नाम, अपने सिटी का नाम जरूर हमारे साथ शेयर करें। आपके सिटी के नाम से, आपके नाम से हम आपका क्वेश्चन को बताया करेंगे। फिर मैं आपको मैक्सिमम कहता हूं कि इस लेक्चर्स को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनको बताएं, उनको ये लाइव लेक्चर सीरीज के बारे में बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि रोज बरोज 2 मई तक मैं इंशाल्लाह आपका ये दरवाजा नोक करता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा, जितनी हो सकी आपकी हेल्प करेंगे। अब क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि जी इंपॉर्टेंट, पहला है लाइव फ्री टीवी। सवाल है इंपॉर्टेंट, लॉन्ग हाईलाइट करवा दीजिएगा। तो वो इंशाल्लाह मैं रोज कहता हूँ, लेकिन आज इंशाल्लाह जरूर यहाँ वेबसाइट पे रखवा देता हूँ। नेक्स्ट है जी अब्दुल्ला भाई, कह रहे हैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आइसोसेलेस कोलिनियर और क्वाड्रिलेटरल को एक्सप्लेन कर दें। सो बच्चे आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और एक्सप्लेन कर दिया था। अब्दुल मोइज भाई पूछ रहे हैं सर पैराबोला हाइपरबोला का डिफरेंस बता दें। मोइज फ्रॉम इस्लामाबाद। मोइज बच्चे पैराबोला हाइपरबोला का डिफरेंस जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर 6 आप स्केड्यूल यहाँ से देख लें, वहां से मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स दूंगा। उसके बाद उजैर राजा हैं जी, सर जी एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 और 15 एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो बच्चे आपका क्वेश्चन पढ़ के मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है आयत एंड मैमूना फ्रॉम फैसलाबाद 4.1 लास्ट क्वेश्चन। सो बच्चे आपका क्वेश्चन भी एंटरटेन हो गया। आयशा अली सर प्लीज पैरेललोग्राम आइसोसेलेस एक्सप्लेन कर दें। सो बच्चे वो भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत एंड मैमूना 4.3 क्वेश्चन नंबर 27 करवा दीजिएगा। तो सो बच्चे वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। आयशा अली गुजरात से हैं सर 4.1 लास्ट 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन सॉल्व कर दें। सो बच्चे उसमें से मैक्सिमम मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट है जी रूबी 1 2 3 4 रूबी मैं जहरा 4.1 क्वेश्चन नंबर 13। सो बच्चे मैंने 4.1 को आपका क्वेश्चन पढ़ लिया था, उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट है मोहम्मद यासीन सर, प्लीज लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए साथ साथ बता दिया करें प्लीज प्लीज। आई एम फ्रॉम ओक्काडा। तो बच्चे मैं इसके ऊपर वो जैसे आपको कहा है पीडीएफ फाइल अपलोड करवा देता हूँ, उसमें सारा मैंने लिखा हुआ है कौन सा लॉन्ग कौन सा शॉर्ट है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है मनाहिल का सवाल है जी, मनाहिल खान सर प्लीज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 करवा दीजिएगा। 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ 4.17 क्वेश्चन में क्या है। 4.17 क्वेश्चन है जी कोलिनियर पॉइंट्स अगर हो तो एच की वैल्यू फाइंड करें। मैंने सबसे पहले उसके बारे में बता दिया था x1 y11 x2 y21 x3 y31 ये 3 रोज बना लें और इक्वल 0 रखें, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है अब्दुल्ला 4.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। सो बच्चे बता दूंगा, ये मैं अब्दुल सलाम ये सॉरी अली हसन है, कहते हैं जी इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर क्या होता है। बच्चे ये 4.3 जब एक्सरसाइज करवाऊंगा 4.4 सॉरी, यानी कि कल के लेक्चर के अंदर मैं ये एक ट्रायंगल के अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं उसमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर जो भी है, क्योंकि उसका एक सवाल आ रहा है 7 या 8 क्वेश्चन 4.4 के अंदर, तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह प्रॉपर डिस्कशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फातिमा अली, कहती हैं जी सर क्वेश्चन नंबर 14 3/5 कैसे पॉइंट सेट करेंगे। सो बच्चे इसका मैंने डिटेल से आपको बता दिया किस तरह से आपने सेटिंग करनी है इसकी। नेक्स्ट हमारे कोई जी हम सफ़र हैं सर एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट कैसे बताना है और उसकी रेशो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। बच्चे जिस तरह रेशो फॉर्मूला आपने अगर प्रूव करना है तो जिस तरह प्रूव है एग्जैक्टली इसका जब मिड में पॉइंट आएगा, दरमियान में कहीं पॉइंट आएगा, एग्जैक्टली आप इसको बाहर करके पॉइंट को बाहर रखें और उससे आप इसको प्रूव करें तो आपका रिजल्ट में फर्क ही आ जाएगा कि जहां प्लस आ रहा था दरमियान में वहां पे माइनस हो जाएगा। सो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
शाहिद खान है, सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम जी। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5b फ्रॉम, ये मेरा एक एमसीक्यू ही था टेस्ट के अंदर, वो बच्चे ने पूछा है जी, इफ द डिस्टेंस 5b फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 देन b इज व्हाट। आप कहते हैं जी डिस्टेंस जो है, शायद ये नजर ना आए आपको, 5b फ्रॉम द एक्स एक्सिस, 5b फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3। कहता है कि जी 5b पॉइंट है और एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस b है, 3 है, तो b क्या होगा। सो बच्चे आप अगर गौर करें तो जब आप इस स्टेज पे आएंगे ऑन द एक्स एक्सिस x तो 5 ही रहेगा, तो चेंज क्या होगा y, और वो कितना हो जाएगा 0। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे भी लगाएंगे तो 5 माइनस 5 तो आपका क्या आ जाएगा, वो 0, और 0 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और इक्वल्स किसके रखना है 3 के। सो आपका b क्या आ जाएगा 3, और वैसे भी जनरली आप देख रहे हैं यहाँ से 3 ही आएगा। सो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 3। नेक्स्ट है भाई सादिक, ये कह रहे हैं चैप्टर 6 कब करवाया रहे हैं। सो बच्चे उसका आपको इल्म की दुनिया पे वो सारा स्केड्यूल मौजूद है, लिंक शेयर्ड है, आप वहां से देख लीजिएगा। आयशा अली गुजरात फॉर 4.1 क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2 समझाना प्लीज। सो बच्चे मैंने उसका आइडिया आपको दे दिया, एक पॉइंट ए से बी का जो डिस्टेंस था, ए से पी का डिस्टेंस मैंने उसका डबल किया। सो 2:1 रेशो के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मोहम्मद यासीन सर क्वेश्चन नंबर 7 टाइम्स 2018 में आया था, प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दें। अब ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइजेस की, अब पहली में भी क्वेश्चन नंबर 7 है कोलिनियर पॉइंट्स वाला, और 3 में भी क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब आप कौन सा पूछ रहे हैं, लेकिन पहली वाला मैंने आपको बता दिया। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका भी मैं देख लेता हूँ कि क्या सवाल है। तो फाइंड द कंजक्टिव वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस, ठीक है, या आप इसी की बात कर रहे हैं 4.1 के 7 की, तो वो बच्चे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है रिफत नसीर 4.2 पार्ट 2 पार्ट 3 क्वेश्चन करा दें। सो बच्चे उसका भी मैंने आपको एक क्वेश्चन आपका सवाल पढ़ लिया तो उसमें से करवा दिया। उजैर राजा है सर जी, एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। सो उसका x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा y प्लस y साइन थीटा, और इस तरह फॉर्मूला यूज करके मैंने आपको उसके बारे में आइडिया दे दिया। नेक्स्ट है जी रिफत नसीर